वेलकम टू हेल्थ रिसर्च 2.0। मैं हूं विकास सक्सेना और आपका स्वागत करता हूं अपने से यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले मैंने बहुत सारा वीडियो दिया है अस्थमा से रिलेटेड, जिसमें मैंने ये बताया कि अगर आप कोई अस्थमा पेशेंट हैं या फिर कोई हेल्थ वर्कर हैं तो आप अस्थमा में अस्थमा बैग कैसे लगा सकते हैं, एक अस्थमा का केयर कैसे कर सकते हैं, और अगर अस्थमा आपका इन्फेक्टेड हो जाए तो उस इन्फेक्टेड वुंड में आपको बैग कैसे लगाना है और उस वुंड को केयर कैसे करना है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो इस टाइप का वीडियो मैंने बहुत सारा अपने चैनल पे अपलोड किया है, जिसमें हमको लगता है 5 से 6 वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जहाँ से आप वीडियो देख पाएंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अभी हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, उस पे हम ये बात करेंगे कि एक अस्थमा पेशेंट का डाइट चार्ट क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि आप जी अस्थमा पेशेंट के डाइट के बारे में कुछ बताइए कि उसको क्या क्या खाना है या क्या क्या नहीं खाना है। तो उसी पे मैंने वीडियो लेके आ चुके हैं और इसमें हम आपको पूरी तरह बताएंगे, A to Z बताएंगे कि आप अपने डाइट में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। संशय दूर हो जाएगा। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो, क्योंकि मेडिकल से जुड़े हर एक टॉपिक वीडियो लेके आते रहता हूँ। मैं बहुत सारे सर्जरी के बारे में मैंने अपने इस चैनल पे बताया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को मन में ये रहता है क्या अस्थमा का पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, क्या पहले की तरह वो खा पी सकता है या फिर उसका लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करना होगा। तो हमसे अगर आप पूछिएगा तो मैं बोलूँगा कि कुछ महीनों तक तो पहले का लाइफ वो नहीं जी सकता है, क्यों उसका अपना लाइफ में बहुत सारा चेंजेस, छोटा छोटा चेंजेस लाना होगा जो उसके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें डाइट चार्ट उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो एलोस्टोमी या कोलोस्टोमी सर्जरी होता है वो इंटेस्टाइन से जुड़े हुए सर्जरी है। तो जब भी इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली है कि आपको डाइट चार्ट में चेंजिंग लाना होगा और उसमें मॉडिफाई करना होगा। तो अभी हम बताते हैं कि आपको किस तरह का डाइट लेना होगा। तो हम डाइट की अगर बात कर लेते हैं तो पहला होता है कि इजी डाइजेस्ट डाइट, यानी जो आसानी से पच जाए उस टाइप का डाइट आपको देना है, जिसमें पचने में कोई परेशानी नहीं हो। दूसरा होता है कि वैसा डाइट लेना है आपको जो जिस डाइट से आपको गैस ना बने, क्योंकि अगर गैस बनेगा तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पहले की तरह मजबूत नहीं है। तीसरा आपका होता है लो फाइबर डाइट। आपको जो भी डाइट लेना है अपने चार्ट में ऐड करना है वो लो फाइबर डाइट होना चाहिए। और वो उसमें क्या होता है कि जब आपका सर्जरी होता है तो अंदर में बहुत सारा जगह स्टिचेज किया होगा या फिर बहुत सारा जगह आपका एडिमा होगा या फिर आपको डायवर्टिकुला होगा। तो इस टाइप में आपको वो फंसने का डर रहता है। अगर वो फंस गया गलती से तो आपको फिर से ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है, परफोरेशन करा सकता है, तो आपका फिर दोबारा सर्जरी का नौबत आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो हाई प्रोटीन डाइट। किसी भी सर्जरी पेशेंट को अगर फूड में उसको सबसे ज़रूरी चीज़ होता है तो वो हाई प्रोटीन डाइट होता है, जो वुंड यानी जहाँ पे भी सर्जरी होता है उसको हीलिंग के लिए भी बहुत सपोर्टिव होता है। पीलेड एंड सीडलेस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, यानी वैसा फल और सब्जियां खाना है जिसमें छिलका ना हो, बीज ना हो, अगर बीज हो तो छोटा हो, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी सब्जियां और फल होता है जैसे सेब हो गया, कद्दू हो गया, आलू हो गया, तो ये सब में छिलके वाली सब्जियां होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि उन सब्जियों को नहीं खाना है, उन सब्जियों को खाना है, लेकिन उसके छिलके को हटा देना है। कद्दू में भी बीज होता है तो उस बीज को भी हटा देना, क्योंकि अगर बीज में हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा तो बहुत जगह आपको स्टिचेज किए होंगे या डायवर्टिकुला होगा या एडिमा होगा, तो उसमें फंस जाएगा और फिर से ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म डाइजेशन। जिस फूड का शॉर्ट टर्म डाइजेशन हो, यानी कम टाइम में वो आसानी से पच जाए, तो उस टाइप का आपका एक खाना लेना है।
फूड लेना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो लो फैट डाइट, यानी मिनिमम फैटी डाइट, वैसा डाइट लेना है जो ज़्यादा तला हुआ छना हुआ चीज़ आपको अपने खाने में नहीं लेना है, जिससे जो आसानी से पच जाए उस टाइप का ही डाइट आपको लेना है। तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप का डाइट आपको खाना है, लेकिन इतना में आप नहीं समझ पाएंगे कि। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सब्जियां में आपको क्या क्या खाना है। तो सबसे पहले होता है, मैं बात कर लूं आलू का। आलू हमारे लाइफ का सबसे मेन सब्जी होता है। तो क्या आलू हम खा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन उसका जो छिलका होता है आपको उसको रिमूव कर देना है। मैंने पहले ही बताया कि आपको लो फाइबर डाइट लेना है, तो आपको छिलके को हटा के आप आलू को अच्छे से पकाकर खा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टमाटर। टमाटर भी आप खा सकते हैं। पनीर, जो हाई प्रोटीन डाइट होता है, तो पनीर भी आपको लेना है। उसके बाद होता है मशरूम, ये भी हाई प्रोटीन डाइट में आता है आपका, मशरूम भी आप खा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं वीट्स, यानी जिसको हम चुकंदर बोलते हैं, उसको भी अपना ऊपर का जो छिलका होता है उसको हटा के आप चुकंदर भी अपने टेबल में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट और क्या सब्जी खा सकते हैं। तो ग्रीन बीन्स हो गया, ग्रीन बीन्स को भी आप ले सकते हैं। तो मैंने 4-5 सब्जियां बता दी है। उसके बाद भी अगर और सब्जियां के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें आता है कोहड़ा, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, नेनुआ, कद्दू। तो ये सब को भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे कद्दू हो गया, कोहड़ा हो गया, तो ये सब का जो स्किन होता है, जो छिलका होता है, उसको अच्छी तरह से हटा देना है, ठीक है। अब आई हो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेजिटेबल है यानी सब्जियां हैं वो कौन कौन सा सब्जियां खाना है और कौन कौन नहीं खाना, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं फ्रूट पे, फल पे। टाइप का बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड है। तो फ्रूट का अगर हम बात कर लेते हैं तो आप फ्रूट में केला ले सकते हैं पका हुआ, सेब भी खा सकते हैं, लेकिन सेब खाते समय इतना ध्यान रखना कि आपको उसके स्किन के साथ सेब नहीं खाना है, स्किन को रिमूव कर देना है, उसके बाद आपको सेब लेना है, ठीक है। तो आप सेब ले सकते हैं। उसके बाद अनानास भी आप ले सकते हैं, जिसका स्किन हटा के अच्छे से, क्योंकि ये लो फाइबर फ्रूट में आता है और इसमें सीड्स वगैरह भी नहीं होता है। तो आप अनानास को भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद होता है खरबूजा। खरबूजा को आपको स्किन तो हटाना ही है, क्योंकि ऐसे भी ऑलरेडी हम लोग स्किन हटा के ही खाते हैं, लेकिन उसमें कुछ सीड्स वगैरह भी होता है, यानी बीज होता है। तो बीज को आपको रिमूव कर देना है, बीज को आपको नहीं खाना है। तो खरबूजा अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद होता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को आप ले सकते हैं, ये बढ़िया और हेल्दी फूड है। उसके बाद हम बात करते हैं खीरा। खीरा भी अपने डाइट में आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसका जो स्किन होता है वो हटा देना है, उसका छिलका को हटा देना है। उसके बाद है खीरा। बहुत सारे ऐसा भी होता है कि खीरा थोड़ा बड़ा अगर हो तो उसका बीज भी बड़ा होता है। तो अगर आप बड़ा खीरा ले रहे हैं तो आप बीज को हटा दीजिएगा, नहीं तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा छोटा खीरा रहे और ताज़ा रहे, उस टाइप का खीरा आपको लेना है। तो मैंने बता दिया कि आपको फ्रूट में क्या क्या लेना है। आप अंगूर भी ले सकते हैं फ्रूट में, लेकिन अंगूर में क्या होता है कि छिलका ऊपर होता है। आप अगर उसको किसी तरह रिमूव कर देंगे, हालांकि मुश्किल काम है रिमूव करना, तो आप अंगूर भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट में आपको क्या क्या लेना है? तो हाई प्रोटीन डाइट में सबसे पहले अंडा, एग। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी आप अंडा लीजिए, एग खाइए, तो उसका पीला का जो अंदर का बीच का पार्ट होता है उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि जो बीच का पार्ट होता है वो गैस बनाने में बहुत सारा बड़ा रोल निभाता है, उससे बहुत सारा गैस बनता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई ऐसा डाइट नहीं लेना है जिससे बहुत ज़्यादा गैस बने, ठीक है। तो अंडा का उजला वाला भाग आपको लेना है। उसके बाद होता है मशरूम। हाई प्रोटीन डाइट में मशरूम भी बहुत इम्पॉर्टेंट डाइट होता है, तो आप अपने फूड में मशरूम ऐड कर सकते हैं।
और यह एक हाई प्रोटीन डाइट का अच्छा स्रोत है। उसके बाद अगला हम बात कर लेते हैं फिश, मछली। आप मछली भी खा सकते हैं कि मछली भी अच्छे से डाइजेस्ट कर जाता है, लेकिन हाँ वहाँ पे ध्यान रखना है मछली खाते टाइम कि वहाँ पे कोई भी उसका कांटा पेट के अंदर ना जाए, और ज़्यादा तेल में तला हुआ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा तेल में आप उसको फ्राई करके आप मछली भी ले सकते हैं। ये हाई प्रोटीन डाइट का बहुत ही बढ़िया स्रोत है। उसके बाद अगला हम बात कर लेते हैं तो सोयाबीन की सब्जी। आप सोयाबीन की सब्जी हाई प्रोटीन डाइट में शामिल कर सकते हैं अपना, ये बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट का सब्जी है। उसके बाद अगला हम बात कर लेते हैं पनीर। आपको अपने हाई प्रोटीन डाइट में पनीर को शामिल करना है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट दाल। आपको दाल को अच्छे से पकाकर आप दाल भी अपने हाई प्रोटीन डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो ये आपका हाई प्रोटीन डाइट का लिस्ट हो गया। उसके बाद तो चलिए मैंने अभी आपसे बात कर लिया कि आप अपने फूड में डाइट में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने वेजिटेबल के बारे में भी बता दिया, फ्रूट के बारे में भी बता दिया कि आपको कौन कौन सा फ्रूट लेना है, कौन कौन सा वेजिटेबल सब्जियां लेना है। कोई भी सब्जी या फूड आपको ज़्यादा तेल वगैरह में नहीं बनाना है, कम तेल डाल के उसको फ्राई करना है। ऐसा नहीं है कि बिना तेल का खाना है, बिना तेल का आपको फूड अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको कम तेल में डाल के बनाना है, मसाला कम डालना है। ये तो आपको नॉर्मल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरत है कि आप तेल मसाला कम खाएं। तो आप अगर अस्थमा पेशेंट हो तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपको तेल मसाला से थोड़ा सा अवॉइड करना है, थोड़ा कम खाना है। उसके बाद दूसरी बात है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर आप एक अस्थमा पेशेंट है तो जो पहले आप जितना पानी नॉर्मल लाइफ में पीते थे उससे थोड़ा ज़्यादा 1.5 गुना या उससे थोड़ा ज़्यादा आपको पीना है, क्योंकि जैसे हम कोई फूड वगैरह लेते हैं या पानी पीते हैं तो वो पहले की तुलना जल्दी ही वो हमारे एब्डोमेन से बाहर हो जाता है, जो पूरी तरह से हमारा इंटेस्टाइन ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। और एक अस्थमा पेशेंट में डायरिया होना एक आम बात है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, तो आप डायरिया का भी शिकार हो सकते हैं। तो आपको डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। तो चलिए आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो।